जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे एक बार सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जुड़िए, जल्दी से जुड़ेंगे भाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2025 का जो वैकेंसीज है उसी को हम लोग यहाँ पर टारगेट किए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा। और ये जो रुक्मणी प्रकाशन का जो किताब आता है द प्लेटफॉर्म का, उसी का दोस्तों हम लोग यहाँ पर उसी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम 2 का जो किताब है, सारा का सारा उसी का क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन होगा। और आज का सेट जो है, ये सेट नंबर 112 होगा दोस्तों। ये थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2/9/2022 का, वही सारा का सारा यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। कहानी को शुरुआत करते हैं पहले सेट को, 112 नंबर सेट को। और यहाँ पर सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सारा का सारा मैं डिस्कस करूंगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है इसका बेहतरीन तरीका सवाल को हल करने का, और सारा का सारा यहाँ पर हम आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया कि संख्या 64, 86 और 108 और 260 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर HCF का परिभाषा आप जानते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से ऑप्शन से कर पाएंगे। अगर लसा और मौसा के सवाल आते हैं दोस्तों, तो आप प्रयास करिए उसको ऑप्शन से लगाने का, ठीक है भाई। अब ऑप्शन से लगाने कैसे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, महत्तम पूछा गया है तो महत्तम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 64, 86, 108, 260 को पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। अब 8 से चेक करिए क्या ये सभी संख्याएं 8 से कट रही हैं, तो चेक करिए 8 से 64 कटेगा, लेकिन 8 से 86 नहीं कट पाएगा। तो इसलिए इसका महत्तम 8 नहीं होगा, ठीक है, इसका महत्तम 8 नहीं होगा। और उसके बाद उससे जस्ट छोटी संख्या को ले लीजिए, उससे जस्ट छोटी संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। तो इस 6 को मान के चलिए हमारा महत्तम है। तो 6 से चेक करेंगे यहाँ पर दोस्तों, 6 से तो यहाँ पर 64 ही नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब महत्तम यहाँ पर 6 भी नहीं हो सकता है। अब उससे जस्ट छोटी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर 4। अगर हम ले लेते हैं कि सर यहाँ पर 4 जो है इसका महत्तम है, तो 4 से सभी संख्याएं क्या है, कटनी चाहिए। तो 4 से 64 कटेगा, 4 से यहाँ पर 86 नहीं कटेगा दोस्तों, इसलिए 4 भी इसका महत्तम नहीं होगा। बचा क्या, 2, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, 2 से तो पूरी संख्या कट ही जाएगी, तो इसका जो महत्तम आएगा वह 2 आएगा। इस बात को समझ में आया आप लोगों को, बोलिए। सभी लोग थम्स अप कर देंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए क्या यह चीज आपको समझ में आया। अगर कभी भी LCM आ जाए और HCF आ जाए, LCM और HCF, इन सवाल को हल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वह होता है ऑप्शन मेथड, ठीक है। ऑप्शन से हल करेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे दोस्तों। बात क्लियर है, समझ में आ गई आप लोगों को। सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, चलिए शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। चलिए अगर अच्छा, एक बात और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इसका PDF चाहते हैं लेना, PDF, तो PDF के लिए आपको मैं बता दूं, PDF के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद, तो उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न में बोला गया कि किसी चतुर्भुज ABCD में एंगल A यानी कोण A 86 डिग्री और एंगल B यानी कोण B 72 डिग्री है, तो कोण C और कोण D के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो कोण DOC का माप ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, चलिए समझाते हैं यहाँ पर आप लोगों को। फिगर इसका कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक चतुर्भुज है, यह क्या है, एक चतुर्भुज है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यह A है और ये B है और ये C है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर दिया ही गया है क्या चीज़, एंगल ए का मान 86 है, यानी ये जो कोण है दोस्तों, ये जो कोण है वह कितना दे रखा है, तो वह 86 दे रखा है। और एंगल बी यानी कोण बी ये क्या दिया है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है सर, 72 डिग्री दे रखा है। और कहा कि कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यहाँ पर कोण सी ए है, ठीक, और ये कोण डी यहाँ पर है, इसके समद्विभाजक यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका समद्विभाजक है, माने यह कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। आगे बोला गया है, तो बताइए एंगल DOC का मान क्या होगा। DOC यानी इस एंगल की बात कर रहा है, यह एंगल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक बात आपको बता दें, अगर ये एंगल पूछा जा रहा है, कोण DOC का माप जो है पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोण A प्लस कोण B का आधा कर देंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा। ये जो कोण बनता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो कोण बनता है, कोण A और कोण B का आधा होता है यह ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/2 कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से, और 8 7 15 हो जाएगा, ठीक। 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 9 18, यानी 79 डिग्री यहाँ पर कोण DOC आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 79, 79 डिग्री, ठीक है, 79 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही है, 79 डिग्री। बात क्लियर है दोस्तों, बताइए समझ में आया। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, अभी आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा सर, इसका आप सभी लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा। चलिए गौर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, आसानी से सवाल को बना पाएंगे, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। सवाल पहले इस प्रकार से दे रखा गया है, यहाँ पर दिया है 15x माइनस का 9 कुल के बट्टे यहाँ पर x दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से 15x माइनस का 9 कुल के बट्टे यहाँ पर x है, और फिर प्लस 15y माइनस का 9 और कुल के बट्टे यहाँ पर क्या है दोस्तों, y है, प्लस 15z माइनस 9 और कुल के बट्टे यहाँ पर क्या है, z है, और बराबर क्या दे रखा है, 0 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है सर यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताइए। तो गौर से समझेंगे, यहाँ पर जो x है दोस्तों, ये जो x है यह 15x का भी है बटे में, और 9 के बटे भी यहाँ पर x है। तो इसको आप लिख सकते हैं 15x बटे x, x से कट जाएगा, क्या बचेगा, मात्र यहाँ पर 15 बचेगा, ये तो 15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 9 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार यहाँ भी ये जो y बटे में y है, यह 15y के बटे भी y है और 9 के बटे भी y है। तो y से y अलग अलग अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो y से y कटेगा, यानी इधर क्या बचेगा 15, और माइनस इधर क्या बचेगा 9/y बचेगा। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार बताएंगे आप लोग, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ भी 15z के बट्टे z लिखेंगे, तो यहाँ z से z कटेगा, तो बचेगा यहाँ पर 15, और माइनस 9 के बट्टे भी z हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/z हो जाएगा, 9/z हो जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, 15 15 15 3 बार है, जोड़ेंगे 15 3 हो जाएगा 45, 15 3 45, 15 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 45, और 45 जब आप इधर लेकर जाएंगे बराबर के दाहिने साइड में, तो यहाँ पर माइनस का 45 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा बाएं साइड में दोस्तों, क्या बचेगा भाई, इधर बचेगा क्या, जैसे यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है माइनस का 9 बटे x माइनस का 9 बटे y और माइनस का 9 बटे
जेड है बराबर 15 15 15 जोड़ेंगे तो 15 तो यहाँ 45, इधर जाएंगे दाहिने साइड में इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 45। बात क्लियर है, माइनस का 45। अगर आप ऊपर -9 कॉमन ले लेते हैं, -9 अगर कॉमन ले ही लेंगे ऊपर से दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 1/z बराबर में माइनस का 45, बराबर माइनस का 45 हो जाएगा। बात क्लियर है? अरे बोलिए सर कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 9 से काटेंगे 9 5 45 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना आ गया यहाँ पर? 5 आ गया, और यही आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? 5 है। ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों? बताइए सर कोई दिक्कत यहाँ पर इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। चलिए ये सवाल जो है आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसका उत्तर करके बताएंगे जल्दी से। देखिए दोस्तों, इस सवाल में बोला गया कि थीटा का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा है। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर, आप दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान ले लीजिए यहाँ पर कितना? 45 डिग्री। थीटा का मान क्या ले लीजिए यहाँ पर? 45 डिग्री ले लेंगे। थीटा का मान अगर 45 डिग्री ले लेते हैं तो इस सवाल में जिसका आपसे मान पूछा गया है, इसमें थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे। जो रखने पर जो मान आएगा, ऑप्शन से भी 45 डिग्री रख के चेक कर लेंगे किसका उसके बराबर मान आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगले पेज पर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जरा समझेंगे आप लोग। यहाँ पर अंडर रूट में क्या दिया गया है? यहाँ पर अंडर रूट में दोस्तों यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 45, सेक 45 का मान करनी में 2 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर से करनी हटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा का मान 45 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान करनी में 2 होता है, और 2 तो करनी से स्क्वायर से करनी समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो नीचे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और माइनस साइन 45 का मान 1/करनी में 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। और इंटू यहाँ पर इंटू का साइन, गुना का साइन यहाँ पर लगा देना है भाई, और गुना का साइन लगाते ही यहाँ पर क्या दिया गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए। और इंटू साइन क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा का मान 45, तो साइन 45 का मान 1/करनी में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर करेंगे और वर्ग से करनी हो जाएगा समाप्त। बटे नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीचे क्या होगा भाई? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो? कोसेक 45 का मान यहाँ पर करनी में 2 हो जाएगा, करनी में 2, और माइनस कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ पर आइए अगले कोष्टक वाला 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान 1/करनी में 2। भाई कास 45 रखेंगे, कास 45 का मान 1/करनी में 2 होता है। बात क्लियर? यहाँ पर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ऊपर तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 में से 1 गया तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये करनी में हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा 4 के पास, तो 4 दूना 8/1 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं करनी में 8, और करनी में 8 को लिख सकते हैं 2 करनी में 2 इंटू। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, यह 1 प्लस 1 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा। नीचे क्या होगा? तो करनी में 2 और माइनस का 1, करनी में 2 प्लस का 1। ठीक है भाई, क्या करेंगे? 2 का गुना 1 में, तो 2 का गुना 1 में, करनी में 2 का गुना 1 में करेंगे तो करनी में 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब कुल के बटे यहाँ पर क्या लिख देंगे? करनी में 2, करनी में 2 उछल जाएगा ऊपर, ऊपर चल जाएगा यहाँ पर। बात क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं सर आप लोग? देखिए ऊपर का इसके बटे 1 कर देंगे, ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे आप, तो करनी में 2, करनी में 2 से 2 हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 4 बट्टे नीचे
अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 - 1 एक कोष्टक में, अंडर रूट 2 + 1 एक कोष्टक में। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ए क्या है, करनी में दो, दो का स्क्वायर तो 2 ही होगा और एक का स्क्वायर 1 होगा। 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आया है वह आ गया कितना, 4। ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब ऑप्शन पर आइए दोस्तों, ऑप्शन पर आते हैं यहाँ पर। अब ये चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन का मान 45 डिग्री रखने पर 4 आ रहा है। तो सी वाले को चेक कर लेते हैं, सी वाले को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू सेक 45 का मान क्या होता है, तो सेक 45 का मान भी √2 होता है। स्क्वायर करेंगे अगर तो यह हो जाएगा 2 और 2 का गुना 2 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 आ रहा है, इसलिए यही जो विकल्प है सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता देंगे दोस्तों, क्या इसमें कोई झोल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोगों को? समझ में आ गया बात? बोलिए। ये दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड है। आप लोग ये तरीका अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। आपको 0 से लेकर 90 तक के जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात के मान होते हैं आपको सभी याद करने होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग दोस्तों अगर नहीं याद किए हैं तो इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। पहले इसको पढ़िए। बोला गया है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ वर्ष 2021 और 2022 में देश के 6 अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फसलों का कुल उत्पादन मीट्रिक टन में इसको दर्शाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों वर्षों में हुए कुल फसल उत्पादन का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। ठीक है, किस राज्य में है ऐसा, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, या तो आप इसको शुरुआत से हल करिए, कहने का मतलब यह है आप यहाँ पर ऑप्शन से हल करेंगे, ऑप्शन को लेकर काम करेंगे ऑप्शन से। या तो आप शुरू से उठाइए या फिर लास्ट से उठाइए, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से समझेंगे। मैं तो यहाँ पर लास्ट से हल करते आऊँगा। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश को पहले मैं देख लेता हूँ, क्या दोनों का यहाँ पर अनुपात 1:2 हो रहा है। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली और क्या है, तो दिल्ली और आंध्र प्रदेश है। अब दिल्ली यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दिल्ली के लिए ये यहाँ पर यूज करना है, इसको लेना है, दिल्ली वाला ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 + 1 6 हो जाएगा और 5 × 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 यानी 496 हो गया। आइए दिल्ली और आंध्र प्रदेश ये है, तो इसको आपको लेकर चलना है, इसको जोड़िए। 8 4 12 के 2 हासिल का 1 और 9 9 18 1 19 के 9 हासिल का 1, 5 3 8 1 9 यानी 992 हो गया। 900 क्या हो गया दोस्तों, 92। क्या इसका 2 गुना है, देखिए भाई इसका 2 गुना है। यहाँ पर 2 से अगर गुना कर देंगे तो क्या इसके बराबर आ रहा है, 2 6 12 2 9 18 19 2 2 चौको 8 9, बिल्कुल ये 2 गुना है दोस्तों, ये 2 गुना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 1:2 के अनुपात में है। डी वाले ऑप्शन से ही मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी हमें। तो डी वाला ऑप्शन दिल्ली और आंध्र प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अनुपात 1:2 के अनुपात में मिल गया है, हमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से दोस्तों, आप सभी लोग उत्तर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी। सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, सुमन की यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, तो सुमन की आपसे वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। सुमन की वर्तमान आयु यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भाई। देखिए भाई, यहाँ पर कौन है, एक तो यहाँ पर सुमन है
और एक कौन है, वेंकट है। इनकी आयु की बात करते हैं अगर आयु की बात किया जाए तो आयु जो है दोस्तों, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। अगर वेंकट की वर्तमान आयु 1 है तो सुमन की आयु क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। यह अनुपात है आयु का। 12 वर्ष बाद जो है वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। भाई 12 साल बाद वेंकट की आयु 21 साल हो जाएगा। तो 12 साल पहले क्या हो जाएगा, 12 साल पहले कितना रहा होगा सर? कहने का मतलब देखिए, ये वर्तमान आयु है, यहाँ से 12 साल बाद जब जाया जाएगा, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, ये वर्तमान आयु है। जब 12 साल गए हैं तो यहाँ पर इसकी आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर 21 वर्ष हो गया, 21 वर्ष। तो हमें यहाँ पर वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 12 घटाना पड़ेगा। तो 12 घटा देंगे तो सर वर्तमान में वेंकट की जो आयु थी वह कितना वर्ष था, तो 9 वर्ष था। कितना था, 9 वर्ष। वर्तमान में वेंकट की आयु कितनी वर्ष थी, 9 वर्ष। 1 का मान 9 है तो सर 2 का मान क्या हो जाएगा, ये 9 गुना है ना यहाँ पर, तो ये भी आपका 9 गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 वर्ष हो जाएगा। तो सुमन की वर्तमान आयु क्या है सर, 18 वर्ष है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 18 साल। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोल दीजिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप लोगों को इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए लगाइए इस सवाल को। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, देखेंगे, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है और शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है, तो 7/2 है। तो नाव की धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, बताइए, कुल कितना समय लग जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। गौर से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर समझते हैं, सवाल को समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो वह 12/6 के किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय ले रही है। भाई अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो विपरीत दिशा में जब भी जाएगी नाव तो चाल क्या होगा, घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर b माइनस डब्लू हो जाएगा ना, यहाँ पर b माइनस डब्लू, ठीक है। सापेक्ष चाल हो जाएगा, यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 12.6 है, 12.6 बटे में कितना समय है, 21 मिनट है। इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो 60 चल जाएगा यहाँ पर ऊपर। यहाँ से आप देखिए 0 से यह दशमलव जो है खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। चलिए इसको काटेंगे, 6 से काट देंगे, यहाँ पर 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 छवा में 36 यहाँ से हो जाएगा, 6 छवा में 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्ष चाल आ रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया, शांत जल में नाव यानी बोट और धारा का जो चाल का अनुपात है वह दिया गया है यहाँ पर 7/2। 7/2 कितना दे रखा है, तो 7/2 यहाँ पर 2 दिया गया है, 7/2 यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। 7/2 दिया गया है। अगर हम यहाँ से, अगर हम बोट और धारा का अगर हम चाल निकालते हैं तो निकालेंगे कैसे भाई, इन दोनों का जो डिफरेंट है वह 36 है, तो इनका जो डिफरेंट आएगा अनुपात का कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, बोलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर नाव और जल धारा का अनुचाल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर अंतर दिया गया है 36 है, तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अंतर तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का मान कितना है, यहाँ पर 36 है, 5 का मान क्या है, 36 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 का मान यहाँ से 36/5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 2 हो जाएगा।
ठीक है, 5 साते 35, एक बचेगा और 5 दूनी 10, यानी एक का मान तो 7.2 हो गया। अगर एक का मान 7.2 है तो 7 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 साते 49, 1 50 हो जाएगा। ठीक, यानी 50.4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का मान निकालेंगे तो 72 दूना 144, यानी 14 यहाँ पर 4 आ जाएगा। 14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर जो दिया गया है, अगली लाइन में बोला गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर जाने, भाई विपरीत जब जाएंगे तो 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करना। विपरीत जब चलेंगे तो चाल घटेगा, तो घटाइए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36, 36 यहाँ से हो जाएगा, बोलिए 36 होगा। और प्लस धारा के साथ जब चलते हैं तो यहाँ पर 38.88 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और धारा के साथ जब चलेंगे तो चाल जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुटेगा भाई, जोड़िए 4 + 4 8 दशमलव, और यहाँ से 4 हो जाएगा, और 5 + 1 यानी 6, 64.8 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर दीजिए, यहाँ से काट पीट करेंगे, अब स्टार्ट करिए, यहाँ से दशमलव से अब खत्म कर देंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए, एक इससे कटेगा तो 5 4 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, 40 बार में जा रहा है, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 नहीं, 9 चौको 36, 9 चौक 36, 36 यानी 7 72 जगह, 9 आठे 72, 9 आठे 72, 4 से काटेंगे, 4 दहिया में 40, और 4 12 चौक 48, तो 12 बार में जाएगा, 10 से भाग करेंगे, दशमलव एक स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.2, 1.2 यहाँ से हो गया, 1.2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, इसको काटेंगे, सबसे पहले 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, और दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, और 10 यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 10, 10 से भाग करेंगे, दशमलव एक स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना समय लग गया यहाँ पर भाई, 1.2 यहाँ पर है, अब प्लस का 0.6 यहाँ पर है, तो टोटल जो समय लगा है वह 1.628 घंटे का समय लगा है, 1.8 घंटा का समय लगा है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाँ जी, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ये तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बोला गया कि यदि a बराबर 5 है तो अंडर रूट, ये होल अंडर रूट है दोस्तों, होल अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट में 4a² - 4a + 1 और कोष्टक के बाहर +6a दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। a का मान तो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, चौका हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में लिखना है, वही ये हो जाएगा 100, और माइनस 4 × 5 = 20 यहाँ हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 6 × 5 = 30 यहाँ से हो जाएगा बाहर। 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर आप 19 घटाते हैं तो यह अंडर रूट में 81 बचेगा, और प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9, आप प्लस यहाँ पर 30, 9 + 30 यानी 39, 39 इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए कितना होगा। चलिए भाई, इस सवाल का उत्तर बताइए। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। ठीक है, लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 2 को नहीं लेना है। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3, 3 को लेना है, 3 हो जाएगा, 3 5 7 11 13।
ठीक है, 13, 17, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, एक और 17 के बाद क्या हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा, 19। इनका माध्य पूछा गया है तो सबको जोड़ी के 7 से भाग कर लीजिए, सबको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 9 7 16 3 19 1 20 20 10 30 5 35 के 5 हासिल का 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 75/7 हो जाएगा। तो 7 दहिया में 70 दशमलव 50 हो जाएगा। 7 7 49, एक बचेगा, 7 1 कम 7, यानी ये 10.71 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, करिए इसको। अब इस सवाल को आप लोग पढ़िए। इसमें कहा गया कि किसी वस्तु को 19.5 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। विक्रय मूल्य में कितना परसेंट की यहाँ पर वृद्धि की जानी चाहिए मेरे भाई, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बोला किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, यानी ये 19.5 सारी जो 19 है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यहाँ पर है, अरे बोलिए है कि नहीं, ये विक्रय मूल्य है। 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ, यानी ये 130 का मान दिया गया है, 130 का मान दिया गया है, कितना तो 19.5। ठीक है, हमें 40% लाभ प्राप्त करना है, 40% लाभ प्राप्त करनी है दोस्तों। अगर 40% का लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचा जाएगा इसको भाई, इसको बेचेंगे 140 में, बोलिए बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो इसको 19.5 बटे नीचे हो जाएगा 130 और गुना में यहाँ पर 140 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए भाई, यहाँ पर दशमलव 0 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 5 से अगर काटेंगे या 13 से काटेंगे, 13 दहिया में 130, 13 से काटेंगे 13 1 कम 13, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 2 7 14, 7 त्रिक 21। तो बेचेंगे कितने में, 21 रुपये में यहाँ पर बेचा जाएगा। अब विक्रय मूल्य 19.5 भी विक्रय मूल्य है, 21 भी क्या है, विक्रय मूल्य है। दोनों में कितने का यहाँ पर वृद्धि किया गया है, तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आएगा यहाँ पर कितने का, 1.5 रुपये का। ठीक है, यानी 1.5 करना है, कुछ नहीं है, 21 में से 19.5 आपको घटा देना है, तो आ जाएगा कितना, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 रुपये की यहाँ पर वृद्धि हुई है सर, यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए लगाइए इस सवाल को। इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे। इस सवाल में बोला गया है, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट या वजन 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, कितना होगा, बताइए भाई कितना हो जाएगा। अब गौर से समझेंगे आप लोग, यहाँ पर सुनिए भाई, यहाँ पर होता क्या है, वह 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 15% लाभ भी प्राप्त करता है। क्यों, क्योंकि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कुछ कम देता है
अब कितना देता है वह, कम देने के बाद भी कितना देता है, कितना यहाँ पर बटखरे का यूज करता है, वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वही यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। ठीक है भाई, बोलिए। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, ये 10% हानि पर बेचने का तो दावा करता है, मतलब कहता कि हम 10% हानि पर बेचेंगे, यानी बेचेंगे कितने में, तो सर यहाँ पर 90% पर ही हम बेच देंगे। लेकिन वह बटखरे का उपयोग करता है गलत, और गलत बटखरे का उपयोग करने के साथ वह क्या करता है, 15% का लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी वह 115 में वहाँ पर बेच देता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपये है तो 90 ग्राम का दाम 90 रुपये, या 90 रुपये का कितना ग्राम होगा सर, 90 ग्राम होगा। 115 ग्राम का दाम कितना होगा, 115 रुपये होगा। बात क्लियर है। वो कहता है कि हम 90 पर ही देंगे, लेकिन उसके बावजूद वह 115 रुपये में बेच रहा है। 115 रुपये में वह क्या कर रहा है, तो 115 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 115 में अगर बेच रहा है तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रहा है, क्या कह के कि हम 115 ग्राम दे रहे हैं, यानी 115 ग्राम का दाम ही कितना है भाई, 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000। ठीक है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000, लेकिन वह कितना दे रहा है, 90 ग्राम ही दे रहा है। भाई उसको देना था कितना, 115 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना, 90 ग्राम। अब 15 ग्राम दे रहा है, देने था उसको 15 ग्राम, लेकिन दे रहा है 90 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 15 का मान 1000, तो 90 का मान आप निकाल दीजिए। 90 का मान निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटे में 115 गुना 90, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। तो जो कटने वाला है पहले उसको काट पीट के ख़त्म कर देंगे यहाँ से, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,000। 18,000 में भाग करना किससे, यहाँ पर 23 से, कितनी बार जाएगा, बोलिए। सभी 7 से शुरुआत हो रहे हैं, इसका मतलब 7 बार तो जाएगा ही जाएगा। 7 त्रिक 21 के 7 त्रिक 21 के हासिल का 2, 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर 9, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, यहाँ से 1 जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो सब में 7 के बाद 8 है, तो इसका मतलब 8 बार तो जेबा करेगा। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 दूनी 16, 2 18, हटाइए तो 6 बचेगा, जीरो यहाँ पर उतारेंगे, हो जाएगा 60। अब कितनी बार जाएगा, 23, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 ही बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा। ठीक है, 23 दूना 46, 2 ही बार जाएगा, यानी 782 पूर्णांक में आएगा। बाकी दशमलव के बाद जो भी आए, एक ही ऑप्शन में 782 पूर्णांक में है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में 782 नहीं है, इसलिए आगे हल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। इसमें बोला गया कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। अब आइए सर 20 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं अभाज्य जो 20 और 80 के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 20 और 80 के बीच भी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ जाएंगी। 20 के बाद यहाँ पर 23 एक अभाज्य संख्या है, एक तो ये आएगा। 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26, उसके बाद 27, 28, 29 आएगा। 29 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 31, फिर 37, 41, फिर 43, 47, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53 आ जाएगा यहाँ पर 53, 53 के बाद 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56, 57, 57 नहीं होगा, 58, 59 आएगा, 59 आ जाएगा। उसके बाद 61 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 61 आ जाएगा। 61 के बाद यहाँ पर 67 आएगा।
67 के बाद 71 है, 71 भी अभाज्य संख्या है, 71, 72, 73 भी अभाज्य संख्या है, 79 भी अभाज्य संख्या है, 79। उसके बाद ये हो गया 20 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जोड़ लीजिए सभी को, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 और 80 के बीच में आती हैं? तो सर 14 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। अब सर आप सोचें कि इसका कोई ट्रिक होगा क्या? तो इसका बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना होता है। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या निकालने के ही तरीके होते हैं, आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। अगर ट्रिक होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताता। चलिए ये सवाल है, आप लोग बनाएंगे इसको ज़रा, इस सवाल का आप लोग उत्तर देंगे, इस सवाल का आप सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन तो दिया ही गया है यहाँ पर, ये ऑप्शन है, इसको हम अलग कर देते हैं। यहीं पर हम क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं एक लाइन और इसमें। देखिए यहाँ पर एक लाइन और अगर बढ़ा दें हम, गौर से समझेंगे, इस ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन तो ऑप्शन ही है। अब यहाँ पर यह वर्गंतराल दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यफ है, आपको ये और यह यफ है, तो आपको यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 0 + 2 0 + 10 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे। ठीक है, वो यक्स का मान हो गया। तो हमें एफ एक्स का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 0 + 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 के आधा 5, 5 का गुना करेंगे यहाँ पर 12 में, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। यहाँ पर तो 60 हो गया एफ एक्स का, ठीक है 60। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30 के आधा 15, 15 का गुना आप 16 में करेंगे, 15 का गुना अगर आप 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 240 हो जाएगा, 240। उसी प्रकार 30 20 50, 50 के आधा 25, 6 का 150 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 70 यानी 35, 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 245। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, 45 में यक्स का गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 यक्स, 45 यक्स। हमें माध्य निकालना है, माध्य दिया है यहाँ पर 22। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इसको जोड़ेंगे अगर आप यहाँ से सभी को इसको जोड़ेंगे इसको, तो ये सिग्मा एफ एक्स का मान निकल जाएगा। सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 695 और प्लस में यहाँ पर ये 45 है दोस्तों, ये 45 है। ठीक है, ये 45 यक्स है, प्लस में यहाँ पर 45 यक्स आएगा और बटे, और जब आप इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 41 प्लस का 41 प्लस यहाँ पर यक्स आएगा, और इसका मान कितना दे रखा है सर, 22 दिया गया है, 22 दिया गया है। अब इसका इधर गुना ही कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 में गुना कर देंगे किससे हम, यहाँ पर 41 और प्लस यक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 22 का गुना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर सर, 22 एकम 22, 22 चौक 88 और 2 90, यानी यहाँ से हो जाएगा 902, 902 प्लस यहाँ पर 22 यक्स। ठीक है, 902 को अगर उधर लेकर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर उधर लेकर जाएंगे तो 695 में से 902 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर कितना बचेगा भाई, 23 बचेगा, 23 यक्स। तो यक्स का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, 23 से भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा सर, यहाँ पर 9 बार में जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर यक्स का मान जो आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। और आपसे यक्स का मान ही पूछा गया है तो 9 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी जो नंबर का ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 9। ठीक है दोस्तों,
क्या आप ऐसे सवाल लगा पाएंगे, एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। चलिए ये सवाल है, आप लोग इसको लगाएंगे, लगाइए भाई। इसमें देखिए करना क्या है, ये समानुपात वाले प्रश्न हैं। इसमें बाहर गुना बाहर करना है और अंदर का गुना अंदर करना है। तो अंदर का गुना अंदर करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, और बराबर बाहर का बाहर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3.2, और गुना में 16 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 16.2 हो जाएगा। अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये जो दशमलव है, दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। दशमलव यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर रूट में 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 32 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी 81 गुना 2 लिख सकते हैं, बटे नीचे यहाँ पर 100। तो यहाँ 16 का वर्गमूल तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 2 2 बार है तो 1 ही 2 बाहर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 चौक 72, अब बटे यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 72 बटे 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.2। 7.2 इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। ओके, कोई समस्या है बताइए, कोई समस्या है इस सवाल में। चलिए सर, अगला प्रश्न है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों को बताना है दोस्तों। जल्दी से आप लोग टाइप करिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कितना है। इस सवाल में बोला गया है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, इस सवाल बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पाइप है ए और बी, दो पाइप ए और बी है, दोनों पाइप टैंकर को भरते हैं। ए भरता है 60 मिनट में और बी भरता है यहाँ पर 30 मिनट में। तो पहले हम निकाल लेंगे टोटल काम कितने हैं। 60 और 30 का लसौ हो जाएगा यहाँ पर 60, टोटल काम है। ए की क्षमता क्या हो जाएगी सर यहाँ पर 60 एकम 60, बी की क्षमता 30 दूना 60, 2 हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पर कहा गया कि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। मान लेते हैं, हम मान ले रहे हैं दोस्तों कि टैंकर को अगर टंकी हम भर रहे हैं पूरा, तो यक्स घंटे का समय लग जा रहा है। मान लेते हैं अगर टंकी को भर रहे हैं तो यक्स घंटे का समय लग जाता है, टोटल समय यक्स है। तो भाई अगर बी को हम आधे समय के लिए भर रहे हैं, यानी यक्स बटे 2 समय के लिए भर रहे हैं, तो इतना काम ये कर दिया है। अब बचा खुचा काम जो है वह करेगा कौन, ए और बी दोनों करेंगे। 2 + 1 यानी 3 की क्षमता से कितना काम बचा हुआ है भाई। अभी तो यक्स बटे 2 काम तो हो गया है, ठीक है, आधा काम हो गया। आधा समय तो काम चला गया है भाई, आधा समय में काम हो गया है, आधा समय का काम और करना है। अब ए और बी दोनों करेंगे यक्स बटे 2 समय के लिए। ये टोटल काम इतना हो गया, ये काम है और ये भी काम है, टोटल काम हुआ है, काम समाप्त हो गया। और काम कितना करना था हमें, 60 काम करना था, यहाँ पर 60 के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, और 2 3 6, सॉरी 2 3 6 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस का 3 यक्स बटे 2 हो जाएगा, और बराबर दोस्तों कितना है, तो 60 है। 2 1 कम 2 3 5 यक्स, 5 यक्स बटे 2, और बराबर यहाँ पर 60। 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यक्स का मान कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 मिनट लग जाएंगे इसको भरने में। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर यहाँ पर, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है। 24 मिनट का समय लगेगा टोटल। ठीक है, अगर टैंकर खाली है तो उसके भरने में कितना समय लग जाएगा टोटल, यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो 24 मिनट का समय लगेगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए।
देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई घन का आयतन आपको बताना है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है ए का क्यूब। क्या होता है? ए का क्यूब। तो ए का मान 12 है तो 12 का क्यूब कर देना है। 12 का क्यूब 1728 होता है। 1728 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों, ऑप्शन को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। 1728 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। बनाइए दोस्तों जल्दी से। ए बी सी डी के समांतर है। एक रेखा ए बी है, यहाँ पर रेखा एक ए बी है, यह ए है और ये क्या है, इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ पर एक रेखा और है सी डी, ये सी है तो ये क्या है, डी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो एक दूसरे के समानांतर हैं। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक तिर्यक रेखा यहाँ पर है दोस्तों, इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा है। ए बी को यहाँ पर ए काटती है, ए बी को किस बिंदु पर, तो यहाँ पर ई पर काटती है और इसको यहाँ पर एफ पर काटती है। काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल पी ई बी, पी कहाँ से आ गया भाई, एक मिनट इसको देखते हैं। यहाँ पर पी कहाँ से आ गया, डी ई बी होना चाहिए, पी तो इसमें है ही नहीं, डी ई बी नहीं। यहाँ पर इसको सुधार करेंगे दोस्तों, देखते हैं एक मिनट यहाँ पर क्या होना चाहिए। इधर पी ई बी, पी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर रेखा का मान है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये पी क्यू रेखा ही है ना, यहाँ पर पी क्यू रेखा है। ठीक है दोस्तों, सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो बोला गया यहाँ पर पी ई बी यानी इस रेखा की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण का, ये जो कोण है इसकी बात कर रहा है। यह जो है 78 डिग्री कोण बनता है। ए बी और सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर जी एक ऐसा बिंदु है, इस प्रकार से जी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल बी ई जी यानी बी ई जी का मान कितना दिया है, ये दिया है दोस्तों कितना, 18, ये 18 दिया है। और एंगल जी एफ ई यानी ये वाला जी एफ ई, ये इसका मान कितना दे रखा है, जी एफ ई यानी इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, 30 दिया है। तो आपसे पूछा गया है एंगल ई जी एफ का माप कितना होगा, ई जी एफ यानी आपसे इस एंगल का मान पूछा जा रहा है, इस एंगल का। ठीक है, तो इस एंगल का मान पूछा जा रहा है, आप लोग बताएंगे कितना होगा। गौर से समझेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को गौर से समझेंगे दोस्तों, ये तो त्रिभुज ही बन रहा है, यह है एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। पहले इस बात को समझेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको समझेंगे। यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ पर 78 ये है और 18 ये है, तो है कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पर 8 8 16 हो गया, यहाँ पर 8 8 16 का 6 हासिल का 1 और 7 1 8 1 9 96 डिग्री बन रहा है। तो 180 में से 96 घटा दीजिए, बकिया ई वाला कोण बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और 17 में से 9 गया तो 8 यानी 84 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। ये कितना है यहाँ पर, 84 डिग्री का है। अब तीनों एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये क्या है, एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर 84 ये है, 30 ये है, तो कितना होगा यहाँ पर 8 3 11 यानी 114 डिग्री हो गया। 180 में से 114 घटाइए, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा। यानी यहाँ पर जो ये कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 66 डिग्री। कितना बनेगा, 66। और यही आपसे पूछा गया था कि ई जी एफ का मान कितना होगा, तो 66 डिग्री का कोण बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है,
बी वाला इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है दोस्तों? आइए अगला प्रश्न इसको बनाइए। इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें बोला जा रहा है कि राम की वार्षिक आय 56,24,00 है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर और उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी मासिक बचत के निकटतम है। मासिक बचत के निकटतम बताना है। उसकी वार्षिक जो आय था वह 56,24,00 ये था। उसने 20% खर्च किया। 20% का मतलब 1/5। एक खर्च किया, बचाया कितना? 4। तो 4/5 भाग अभी उसके पास बचा हुआ, इतना बचा हुआ है। फिर आगे यहाँ पर समझेंगे, शेष का 15% किराए पर, तो कितना बचा लिया? 85% यहाँ पर बचा लिया। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर फिर उसके बाद शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर। 30% का मतलब होता है 3/10। तो 3 खर्चा किया, 7 बचा लिया, तो 7/10 भाग अभी भी क्या किया है? यहाँ पर बचाया है। यही उसका टोटल बचत है और इसका निकटतम मान भी आपको बताना है। तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 17 5 85, 5 से काटेंगे 17 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 17 बार में ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें आपको गुना भाग करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28, तो एक बार आप इसमें 28 से गुना कर दीजिए। सॉरी, 28 से गुना करना है। 28 से गुना करना है। उसके बाद 17 से गुना करेंगे तो 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 3 19 के 9 हासिल का 1, 8 छक 48 48 और 1 49 के 9 हासिल का 4, 8 पच्चे 40, 40 4 44, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1, 2 पाँचे 10, 1 11, सबको जोड़ेंगे तो 2, 9 8 17 और 9 1 10 4 14, 4 2 6 1 7 5 1। इसमें गुना करना है 17 से। तो 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई? 17 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 7 49 1 50 के 5, 50 के 0 हासिल का 5, 7 चौक 28 5 33 के 3 हासिल का 3, 7 7 49 से 50 2 52 के 2 हासिल का 5 और 7 5 35, 35 और 5 40 के 0 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 4 और 7 1 कम 7 4 11। 1 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 7 4 7 5 1। सबको जोड़ेंगे अगर तो जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 4 2 4 2 7 3 10 के 0 हासिल का 1, 4 2 6 1 7 और 7 6 2। 10 से भाग भी करना है क्योंकि यहाँ पर भी नीचे 10 बचा है। 10 से भाग करेंगे, 10.1 स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। तो 2677 02 आएगा, 0.4 है तो लगभग ये 4 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे तो 2 की जगह 3 कर देंगे तो 267703 आएगा। 267703 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 267703। बात क्लियर है दोस्तों? बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकटतम मान बताना था। थोड़ा सा इसमें झोल हो सकता है, दिक्कत हो सकती है भाई, कैलकुलेशन की बात है। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। किसी संख्या का 5 गुना 65 है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या का 5 गुना 65 है। भाई किसका 5 गुना 65 होगा? तो 13 पंजे 65, 13 का 5 गुना 65 होगा। 13 वह संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर प्रश्न था। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, बनाइए इसको।
इसको बनाइए जल्दी से। अब देखिए इस सवाल में बोला गया कि यहाँ पर दी गई अवधि के दौरान कंपनी बी का औसत वार्षिक निर्यात कंपनी सी के औसत वार्षिक निर्यात का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बी और सी के औसत निर्यात को निकालना पड़ेगा। तो कंपनी बी ये है और कंपनी सी ये है, इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 236.1 आएगा। औसत निकालना है, 7 से भाग भी कर देना क्योंकि यहाँ पर 7 संख्याएं बन रही हैं, 7 वर्ष हो रहा है। 7 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 33.73। उसी प्रकार यहाँ पर आइए इस वाले पर, इसको जब सभी को जोड़ेंगे तो 246.2 आ जाएगा। यहाँ पर 246.2 बटे 7 करेंगे यहाँ से तो 35.17 आएगा। यहाँ पर 35.17, ठीक है, 35.17, ठीक है। अब इसका जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये कंपनी सी के औसत निर्यात का कितना परसेंट, सी के साथ का लगा है तो मतलब सी का जो है मान होगा नीचे हो जाएगा और ऊपर यहाँ पर बी का हो जाएगा, गुना यहाँ पर 100 कर देंगे। अगर आप इसको हल करते हैं मेरे भाई, तो हल करते हैं तो आप लोग ज़रा बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर कितना आ सकता है। हल करके बताइए इसका आंसर कितना आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके और इसका उत्तर क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोग जल्दी से बनाइए। इस सवाल का उत्तर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए मेरे भाई, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि पर x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है तो यक्स का मान बताइए क्या होगा। भाई यक्स का मान पूछा गया है, यक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों रेशियो ले लीजिए, आप रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। सिंपल बात है, रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा भाई, मूलधन कितना है 12,500 है, 12,500 है। मिश्रधन क्या है 15,680 है, 15,600 यहाँ पर 80 है। कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष की बात है। तो पहले आप इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए। काट पीट के अगर छोटा करते हैं 5 से काटेंगे तो 25 5 125, 25 बार में कट जाएगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा दोस्तों 2500। इसको आप 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15 और 3 5 6 30, ये होगा 5 3 15, 5 1 5, 1 बचेगा, 5 3 15, 3 18, 5 6 30, सही है। अभी भी इसको काट दीजिए दोस्तों, 4 से काट दीजिए, 4 6 24, 4 6 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 3 बचेगा, 4 8 32, 1 4 चौको 16, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो इसका रेशियो आ गया 625 संबंधित 784। इसका 2 वर्ष की बात है, यहाँ पर 2 वर्ष की बात बोला गया है तो आपको 1 साल का यहाँ पर अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसका आप रूट निकाल देंगे, ये तो हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा भाई। अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों 784 जो होता है ये 28 का वर्ग होता है, ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला है, तो सर यहाँ पर 25 3 28, 3 का ब्याज मिला किस पर, 25 पर, गुना 100, गुना यहाँ पर 100, 25 चौका 100 और 4 3 हो जाएगा 12, तो 12% इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन,
ठीक है 12%। यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 12%। क्लियर है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। यहाँ पर सवाल ये दिया गया है कि 7 4 5 2 9, इसका वर्गमूल बताना है, क्या होगा भाई। अगर इसका वर्गमूल बताना ही है तो आप देख लीजिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 9 है, तो इसका एक प्रश्न है तो इसका जो आंसर है वह वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, 3 या फिर 7 आ सकता है, ठीक है 3 या फिर 7। अब ये जो 9 इकाई अंक है ये तो ऑप्शन देखते ही कट गए, 2 ऑप्शन तो कट गया, यानी 3 वाला ही सही होगा, ठीक है। 2 का जोड़ा लगा देते हैं, ये 745 किस संख्या के वर्ग के आसपास से आता है 745। भाई 24 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 625 होता है, 25 का 24 का करेंगे तो उससे छोटा होगा, तो ये कहीं ना कहीं 27 का वर्ग के आसपास आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल यहाँ पर दिए गए हैं, ये 2 मूल दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा इसका द्विघात समीकरण सही होगा, ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण इसका सही होगा। तो चलिए यहाँ पर मूल यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, एक मूल ये है और एक मूल ये है। अब किस द्विघात समीकरण से ये दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे, जिस द्विघात समीकरण से दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। हम मान लेते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगर पहला ऑप्शन सही मानते हैं तो 6 का गुना 6 में करना है, 6 6 में 36 होगा, 6 6 की 36। अब यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर 13 है, माइनस का 13 है, माइनस का 13 है। अब ऐसा करना है आपको, 36 को ऐसे 2 भाग में तोड़ देना है कि अगर जो आप गुना कर दें तो 36 आ जाए और दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाए, यहाँ पर माइनस का 13 आ जाए। तो 9 चौको 36 होता है, 9 चौको 36, 9 चौको 36 होता है, ठीक है 9 चौक 36। तो यहाँ पर माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा, और 9 चौक 36 गुना करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 36 भी आ रहा है। बात क्लियर है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब करना क्या होता है, अब यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, तो 6 से यहाँ पर भाग करेंगे, दोनों में 6 से भाग कर देंगे और ये चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3, काटेंगे 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 बटे यहाँ पर 3। ये प्लस में आ रहे हैं दोस्तों, हमें किस में लाना है, माइनस में। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका गलत है, पहला ऑप्शन इसका गलत है। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। अब सी को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक है, इससे तो बात बनेगी नहीं, हम सी को ले लेते हैं, सी वाला मानते हैं सही है। तो 6 6 के 36 हो जाएगा, 36 होएगा। और ये 13 जो है, 13 ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे, 36 को जोड़ने पर क्या आ जाए, वही 13 आ जाए, प्लस का 13 गुना कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो 9 चौको 36, 9 और 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 9। अब क्या करना है, इस 6 से यहाँ पर भाग कर देना है, 6 से भाग कर देना है, चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह को क्या कर देना, बदल देना है। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और 3 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन ही इसका सही है, सी ऑप्शन ही दोस्तों क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है दोस्तों, इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग
एक पिता है और एक पुत्र है, उसकी वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं पुत्र की आयु x है और पिता की आयु y है। तो यहाँ पर x प्लस y जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक। तो 3x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको उधर लेकर जाएंगे, तो माइनस का 2x प्लस का y बराबर यहाँ पर 6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का 2 गुना। 2 वर्ष बाद यहाँ पर क्या बोला है? 2 वर्ष बाद जो है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। पिता क्या है भाई? पिता की वर्तमान आयु y था, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। पुत्र की वर्तमान आयु x है, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। बोलिए x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका 5 गुना 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका 5 गुने से 7 वर्ष क्या है? कम है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 2y और प्लस का यहाँ पर 4 और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5x और प्लस का यहाँ पर 10 माइनस का 7। ठीक है। इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 5x और प्लस का 2y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 और 4 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? 2 समीकरण बन गए हैं। अब 2 समीकरण जब बन गए तो यहाँ से x और y का मान निकाल देंगे आप लोग। कैसे निकाल देंगे भाई? यहाँ पर देखिए, कैसे निकालेंगे x और y का मान? कैसे निकालेंगे भाई? बोलिए x y का मान कैसे निकालेंगे? तो अगर आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करके घटा देंगे दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस का 4 x और प्लस का 2y बराबर 2 छक्का 12 हो जाएगा यहाँ से। और समीकरण नंबर 2 क्या है? माइनस का 5x और प्लस का 2y बराबर यहाँ पर माइनस का 1। घटा देंगे अगर आप, तो घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा? यहाँ पर बदल जाएगा। घटाते समय नीचे के चिन्ह यहाँ पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। यहाँ से x का मान 13 हो गया। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x का मान 13, तो 13 दूना 26 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 26 और प्लस y बराबर यहाँ पर 6। उसको उधर लेकर जाएंगे तो y बराबर 26, 6 हो जाएगा, 6 6 12 32। दोनों का क्या पूछा? अंतर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है? 32 में से यहाँ पर 13 को घटा देना है। 12 में से 3 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 19 हो जाएगा। कितना होगा? 19 इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न लगाइए। हाँ जी, लगाएंगे इस सवाल को। पाइप P एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। भाई 3/4 भाग का मतलब होता है कितना? 3/4 भाग 18 घंटा में, तो पूरा एक भाग कितना घंटा में भर सकता है? 3 छक 18, 6 चौको 24, यानी पाइप जो P है पूरे के पूरे एक भाग को वह 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है। अब इसमें एक पाइप और है Q। पाइप Q के बारे में क्या बोला गया कि पाइप Q उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। तो 3 चौको 12 और 4 पंजे 20, यानी Q जो है वह 20 घंटे में पूरा भर सकता है। तो पहले निकालिए टोटल काम क्या है?
तो टोटल काम तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। 24 पंजे 120, अब 20 छक्का 120। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि P और Q दोनों 4 घंटे के लिए खुला है। भाई P और Q को 4 घंटे के लिए खोले हैं, तो 11 की क्षमता से 4 घंटे में ये 44 लीटर पानी भर पाए हैं। कितना पानी भर पाए हैं? 44 लीटर। अब क्या बोला गया कि फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और इसने 5.5 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकाल कर उसे खाली कर दिया। जब आर को खोला गया है तो 5.5 घंटे का टाइम लिया गया है। अभी टंकी कितना भर पाया है? मात्र 44 लीटर। तो 44 लीटर पानी भर पाया गया है दोनों के द्वारा, P और Q के द्वारा। इस 5.5 घंटे में खाली कर देता है। 5.5 घंटे का मतलब 11/2। 11 44, 4 बार में 4 का गुना 2 में तो हो जाएगा यहाँ पर 8। यानी आर की क्षमता कितनी है? 8 है। आर की क्षमता क्या है? 8 है। अब बोला गया कि पाइप P, Q और R एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? भाई टंकी की टोटल कैपेसिटी क्या है सर? 120 लीटर की है। अब तीनों लोग जब मिलकर काम करते हैं तो 5 + 6 11 की क्षमता से भरेंगे और 8 की क्षमता से खाली करेगा R। तो 11 भरेगा, 8 खाली करेगा। कितने भर पाएंगे? 3 लीटर ही भर पाएंगे, यानी 3 की क्षमता से यहाँ पर भरेगा। 3 चौको 12, यानी 40 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा। 40 घंटा, यानी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका सही है। 40 घंटे में टंकी भर पाएगी दोस्तों। इस प्रकार से जब टंकी को भरेंगे तो ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बनाइए इसको। इसमें क्या कहा गया कि 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और उससे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के छोटे एक समान पासे बनाए जाते हैं। ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर दोनों का आयतन कर देंगे बराबर। घन का आयतन LBH बराबर पासे का आयतन क्या हो जाएगा भाई? पासा जो है कैसा है? यह क्यूबिक है, हाँ क्यूबिक ही है, मतलब घनाकार है। तो घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब होता है। A का क्यूब मतलब कितने घन बनाए जाएंगे सर? यहाँ पर मान लेते हैं n घन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो L का मान यहाँ पर 4, B का मान यहाँ पर 10, H का मान 15 है बराबर। ये सभी साइड 2-2 सेंटीमीटर के हैं। 2 × 2 × 2 × n, ठीक है। चलिए, यहाँ से 2 5 10, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, तो 15 5 75। एन का मान क्या हो जाएगा? 75। तो 75 पासे बनाए जा सकते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। 75 पासे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस का 3 बराबर 0 है। छोटा मूल 0.5 है, तो b का मान आपसे पूछा गया है। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 3 बराबर 0 है और छोटा मूल 0.5 है। छोटा मूल क्या है? 0.5 है। तो यहाँ पर b का मान आपसे पूछा जा रहा है। b का मान बताइए क्या होगा? अब भाई यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे? 0.5 रखेंगे। 0.5 का स्क्वायर 25, 0.25 होगा और 25 दूना 50, यानी दशमलव यहाँ पर 5 आ जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 b और प्लस का यहाँ पर 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 b बराबर जोड़ेंगे 0.5 और 3, तो यहाँ पर 3.5 3.5 आ जाएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगा दोस्तों, माइनस का 3.5 अब बटे 0.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 7 35, तो माइनस का यहाँ पर माइनस का 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प है? बी वाला, ठीक है भाई। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये ग्रुप डी के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जिसमें 27 प्रश्न पूछे गए थे और आप लोगों को समझ में आया है।
कि नहीं आया है, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।